फर्जी कार्यकर्ताओं से राय करके चयन किया जाता है। जो भी मिला है, जो दिया है, जो भी बोलने का दिया है, नेताओं को हमारे गर्ग साहब माफी चाह रहा हूं, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही क्योंकि वो हम लोग अलग अलग जरियों से जुड़ रहे हैं, तो या तो आपको थोड़ा अपने सिस्टम के नजदीक आना पड़ेगा, नहीं तो हम इसको थोड़ा ठीक करें। जी, यहाँ पे आप चेहरा दिखा तो आपके प्रशंसक जो देख रहे होंगे वो भी आप थोड़ा मुस्कुरा रहे होंगे। मास्क उतारा गर्ग साहब ने। जी ठीक। मैं ये कहता हूं कि जो हमारे यहाँ चयन की प्रक्रिया है संगठन की, जी, वो किसी सोच पर आधारित नहीं होती है। वो पार्टी के कार्यकर्ताओं से जनता को राय देकर के सर्वे करके तब पार्टी के हमारे नेता टिकट किसको देना है, या किस कार्यकर्ता से संगठन उसको चुनना है, किस फैसला करते हैं। तो ये फैसला कहना है कि के ऊपर ही चुनाव होती है। जी ठीक है। अब चूंकि तीनों पार्टियों ने अपनी अपनी पहली सूची जारी कर दी और सभी नेता जो हैं अपनी प्रचंड जीत का दावा कर रहे हैं, तो एमएच खान साहब, आपकी जो सूची आई है और आज बीजेपी और सपा से उसकी जो है तुलना की जा रही है, कौन सा प्रतिद्वंदी किस इलाके में किस पर भारी पड़ने जा रहा है, तो पहले तो मैं आपका रिएक्शन जानना चाहता हूं। देखिए सौरभ जी, जो भी पॉलिटिकल पार्टी है अपने कैंडिडेट उतारती है, लेकिन चुनाव होता है, जनता जो सरकार रहती है वर्तमान में उसके कार्य के ऊपर चुनाव होता है। महंगाई चरम सीमा पर है, किसानों की हत्या हुई, किसानों को थाप जी बढ़ा के मारा गया, तेनी अभी भी बरकरार है, पेट्रोल का दाम चरम सीमा पर बढ़ा हुआ है, डीजल का दाम बढ़ा हुआ है, और महिलाओं को सुरक्षित नहीं है उत्तर प्रदेश में, लड़कियां सुरक्षित नहीं है उत्तर प्रदेश में, किसान सुरक्षित नहीं है उत्तर प्रदेश में, किसानों की लाठियों से मार मार के खाद के उसमें जाया जाता है। तो ये कैंडिडेट कुछ भी उतार लें, इनका कुछ नहीं होने वाला है। बहुजन समाज पार्टी ने जो कैंडिडेट उतारे हैं वो संघर्षशील लोग हैं, वो संघर्ष करके आए हैं। और आप ये कह रहे हैं कि ये इस चुनाव में इस बात से कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि कौन सा कैंडिडेट है, कौन कितना मजबूत है कितना नहीं है, मुद्दे ऐसे हैं कि जनता अपने आप फैसला कर देगी। बिल्कुल फैसला कर देगी जनता। मुद्दे इतने भयंकर मुद्दे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को छींके आ जाएंगी। और जो लोग भी इस तरह की बातें कैंडिडेट के ऊपर करते हैं कि कैंडिडेट फला, डिक्लेयर होने दीजिए ना। अभी देखिए, भारतीय जनता पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, इसमें सपोर्टेबल होना निश्चित है, इसलिए कि इन्होंने अब लास्ट में डिक्लेयर किया हमारे कैंडिडेट। तो ये तो ऑफिशियली हमने आज किया, लेकिन पहले से हमने अनाउंस कर रखा था कि क्षेत्र में काम करिए, आप जनता के बीच में जाइए, आप जनता के बीच में रहकर के आपने अपना उपस्थिति कराइए आप। ठीक है डॉक्टर साहब, आपने स्पष्ट राय रखी कि चुनाव ऐसा है ही नहीं कि इसमें उम्मीदवार बहुत ज्यादा कुछ कर पाएगा, और मैं चाहता हूं कि अजीज खान साहब की राय भी इस पर लें। देखिए, ऐसे तो पीछे बहुत सारे चुनाव में, खासतौर पर मोदी जी की जो लहर में जो पिछले 2-3 चुनाव हुए हैं, ये बात सही है कि उसमें बहुत ज्यादा उम्मीदवारों का प्रभाव था नहीं, क्योंकि इनको ऐसा बहुमत मिल रहा था। लेकिन इस चुनाव में खान साहब ये कह रहे हैं कि ऐसा विपरीत है, उल्टा है इस बार बीजेपी के खिलाफ, कि कितना ही मजबूत उम्मीदवार उतार लें लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाएगा। डॉक्टर अजीज, देखिए सौरभ जी, 2-3 बातें आज जो मैंने लिस्ट देखी, तो उस लिस्ट को देख करके मैं बहुत अचंभित हो गया। लगातार एक लंबे वक्त से लोगों को ख्वाब आ रहा था और पता नहीं अटकलें लगाई जा रही थी कि साहब योगी जी कहां से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हमें तो पता नहीं, अंदाजा लग रहा था हो सकता है बीजेपी योगी जी की टिकट काट ना दे, क्योंकि बहुत नाराज है, बहुत रुष्ट है, क्योंकि उनकी वजह से पार्टी के बहुत सारे कद्दावर नेता भाग रहे हैं, डूबती हुई घाट पर लोग बैठना चाह रहे हैं, उधर के भाग रहे हैं, तो हो सकता है टिकट कट जाए, लेकिन टिकट मिल गया। लेकिन दुख इस बात का है कि टिकट वहां से मिला जहां पर योगी जी ने कोई काम नहीं किया। आज आप देखिए, बड़े बड़े वादे किए थे उसी गोरखपुर के लिए। मैं बताऊं सौरभ जी, कहा था इन्होंने कि साहब मेट्रो चलाएंगे, बुलेट ट्रेन चलाएंगे, और पता नहीं गीडा का फूड पार्क बनाएंगे, आयुष मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, ये सब कुछ नहीं बना पाए, बल्कि वहां पे सीवर तक नहीं हुआ, वहां नाव चलिए नाव, मैं आपको बताऊं। और वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की हमदर्दी देखिए गोरखपुर के लिए। आप समझिए कि हमने बीआरडी मेडिकल कॉलेज में, जहां पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसी बीआरडी मेडिकल कॉलेज में कोरोना की बड़ी तारीफें कर रहे थे। माननीय योगी जी ये नहीं बता पाए कि साहब कोरोना काल में वहां साइकिल से, ठेलों से, आप समझिए जिस तरह जो मरीज थे उनको ले जाया गया, ले जाकर के वहां दाखिल किया गया। मैं तो, लेकिन डॉक्टर साहब, मैं तो आपकी पार्टी के और लोगों को सुन रहा हूं, वो तो कह रहे हैं कि योगी जी को गोरखपुर से उतारा, मतलब सेफ सीट से उतारा। आप कह रहे हैं कि गोरखपुर भी सेफ नहीं है। सौरभ जी फंसा दिया, वहां काम ही नहीं किया योगी जी ने। भाई 200 विधायकों ने जो विरोध किया, और आज आप इस बात को समझिए। नहीं, आप ये बात सियासी तंज में कह रहे हैं कि बहुत गंभीरता से कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से भी सेफ नहीं होगी। बात कह रहे हैं, फंसा दिया सौरभ जी, हम बहुत गंभीर शख्स हैं, बात समझिए आप, योगी जी को फंसा दिया क्योंकि उन्होंने अपने ग्रेजुएट पर काम नहीं किया। बड़ी उम्मीद है। अच्छा चलिए, मैं एक बार गर्ग साहब से इस पर उत्तर ले लूं। देखिए, क्योंकि आज के दिन हम कहीं भी किसी भी कोई भी प्रश्न पूछ लें, वहां से पलट के यही बात आएगी कि योगी जी गोरखपुर से ही क्यों लड़ रहे हैं, क्यों नहीं अयोध्या से लड़ दिए जब इतनी चर्चा हो रही थी, सेफ सीट क्यों ढूंढ रहे हैं योगी जी। गर्ग साहब देखिए, आपका कहना है सेफ सीट नहीं है, हमारे अजीज खान साहब भी कह रहे हैं कि सेफ सीट नहीं है, काम नहीं किया है। इनको जो इनके जो संस्कार हैं, वो बचपन से ये देखते आए हैं कि समाजवादी पार्टी अगर काम करेगी तो इटावा में करेगी, मैनपुरी में करेगी, जसवंत नगर में करेगी। अरे योगी जी देश के नेता हैं, पूरे प्रदेश के नेता हैं, उनके लिए गोरखपुर से लेकर के गाजियाबाद तक सारा क्षेत्र एक जैसा है। उन्होंने अगर कोई काम किया है तो वो एक एक गांव में किया है, एक एक शहर में किया है। चुनाव जीतने के लिए केवल गोरखपुर के लिए जाना, पहली बात आप ये समझ लीजिए। इन्होंने कभी इस बात का जवाब नहीं दिया कि इनके कार्यकाल में 15 साल के कार्यकाल में 17 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज बन नहीं पाए। हम 25 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज चालू कर चुके हैं, तब तक हमारे पाइपलाइन के अंदर है। गर्ग साहब जरा ये भी सुन लीजिए, अखिलेश यादव ने अभी ट्वीट किया है, जरा ये सुन लीजिए, फिर आप मुझे लगता है बेहतर जवाब देंगे। अखिलेश यादव कह रहे हैं कभी कहा मथुरा, कभी कहा अयोध्या, और अब कह रहे हैं गोरखपुर। जनता से पहले इनकी पार्टी ने इनको घर वापस भेज दिया, दरअसल इनको टिकट मिली नहीं है, इनकी वापसी की टिकट कट गई है। ये अखिलेश यादव लिख रहे हैं। देखिए, अखिलेश यादव भी बहुत बड़े नेता हैं और मेरा कद ये अलाउ नहीं करता कि मैं इनकी किसी बात को ज्यादा टोकूं। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं कि क्या ये गली मोहल्लों की भाषा नहीं, क्या इसके पीछे कोई तर्क है?
क्या इसके पीछे, इस कथन के पीछे कोई कथन है? क्या ये मजा लेने की भाषा नहीं है कि आनंद सा ले रहे हैं? अरे योगी जी अगर गोरखपुर से चुनाव लड़ते हैं, उनके चुनाव 5 बार चुनाव लड़ चुके हैं या 4 बार चुनाव लड़ चुके हैं, वो उसी क्षेत्र से अगर चुनाव लड़ते हैं तो आप कहते हो कि वहां से क्यों लड़ रहे हैं? अगर वो अयोध्या के चुनाव लड़ने की घोषणा हुई तो इस बात से कहीं साहब वो धार्मिक समाज चलाना चाहते हैं, वो राम मंदिर के चुनाव लड़ना चाहते हैं, मिलो तो तुमसे हम लड़ रहे हैं, ना मिलो तो हमसे है, तो हमें क्या, तुम्हें क्या हो गया? अगर तुम कहना क्या चाहते हो हमें बता दो। हम फिर हमारी पार्टी, हमारे नेता हम तय करेंगे या आप तय करेंगे? अरे चिंता अपने आप की करो। अगर इन्हें ये जवाब देना चाहिए कि अगर ये जीतने वाले हैं तो अखिलेश यादव चुनाव लड़ने की हिम्मत क्यों नहीं कर रहे हैं? तो कहना चाहिए हम जवाब देंगे। अरे एक सेकंड जवाब लेता हूं। डॉक्टर अजीज खान आप बताइए, उन्होंने कहा कि भाई हम कहीं, पहले तो हमारी पार्टी हम कहीं से भी उतारे, हमारा फैसला है और हम कहीं से भी उतारेंगे, आपको तो उल्टा बोलना ही है। देखिए सौरभ जी, हम लोग उल्टा नहीं बोलते हैं, ये इनकी मेंटलिटी, इनकी सोच है। हमने वो बात बताई जो सत्यता है। सत्यता हमने बताई कि गोरखपुर में समाजवादी पार्टी ने काम किया है। चाहे वो बीआरडी मेडिकल कॉलेज हो, वहां पर इंसेफ्लाइटिस वार्ड बनाने की बात हो, चाहे वहां 24 वेंटिलेटर देने की बात हो, चाहे कैंसर के लिए कोबाल्ट मशीन देने की बात हो, चाहे वहां पर आई सर्जरी के लिए आधुनिक मशीनें देने की बात हो। हम जानना चाह रहे हैं कि आज योगी जी ने वही प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। सौरभ भाई आप समझिए, वो बता नहीं पाए कि कोरोना काल की बड़ी तारीफ कर रहे थे। कोरोना में लोग कंधों पर, साइकिल से, ठेले पे मरीजों को लाद कर लेकर गए। एम्बुलेंस जो समाजवादी पार्टी ने दी सौरभ जी, उसको खड़ा कर दिया। उसके जो चलाने वाले ड्राइवर थे उनको तनख्वाह नहीं, जो प्रदर्शन कर रहे थे। अब हम दूसरी बात कहना चाहते हैं। हम दूसरी बात ये कहना चाह रहे थे कि साहब ये कह रहे थे ये मेरा निजी फैसला है। अरे फैसला तो आपका निजी है, ये हम कहां इसका विरोध कर रहे हैं? भाई 200 विधायकों ने जो प्रदर्शन किया था वो भी निजी फैसला आपका था। आप लगातार टिकट जो काट रहे हैं विधायकों के, भाई काटे किसके जाते हैं? जो विधायक काम नहीं करता है, जो सरकार में काम नहीं करता है। पता चल रहा है कि अगर इतने विधायकों के डॉक्टर साहब मेरे पास जो आंकड़ा है वो तो ऐसा नहीं बता रहा। आज जो 107 सीटें इन्होंने डिक्लेयर की हैं उसमें से इनके 83 सीटिंग एमएलए थे, 83 में से 63 रिपीट कर रहे हैं। 83 में से 63 तो रिपीट कर रहे हैं। काट दिया सर, 20 काट दिया, 20 लोगों को काट दिया। अरे आप लोग तो पहले कह रहे थे 80% टिकट कटेंगे इनके। सर मैं कह रहा हूं ये तो समाजवादी पार्टी के डर से टिकट नहीं काटा, वरना ये कहिए हर बात का क्रेडिट समाजवादी पार्टी को कैसे है? ये बात बड़ी विचित्र है। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता ने कह दिया कि साहब हमें बीजेपी के नेताओं को नहीं लेना है, हमें विधायकों को नहीं लेना है। अगर लेते माननीय अखिलेश यादव जी तो यकीन मानिए जो टोटल विधायक सारे विधायक और मंत्री शिफ्ट हो जाते समाजवादी पार्टी में। लोग रहना नहीं चाह रहे। ठीक है, अच्छा ठीक, चलिए ठीक है, एक बार ठीक है सर, मैं इसका जवाब लूंगा साहब से। एक बार जरा एमएच खान साहब, खान साहब आपकी राय में ये जो विवाद था, अब ये विवाद तो मैं नहीं कहूंगा, ये कयास था कि योगी जी कहां से चुनाव लड़ेंगे, किस जगह से लड़ेंगे तो बहुत प्रभाव पड़ेगा। गोरखपुर से उनके लड़ने पर आपको क्या कहना है? नहीं, गोरखपुर से लड़ने मुझे कुछ नहीं कहना है। बहुजन समाज पार्टी से क्या लेना देना है? योगी जी जहां से बच जाए वहां से लड़े, जहां से उनका इच्छा है वहां लड़े। हम इस पर एतराज इसलिए नहीं कर सकते हैं कि जो पार्टियां हैं वो अपने कैंडिडेट डिक्लेयर करती हैं और कैंडिडेट डिक्लेयर करके अपने चुनाव में जाती हैं। हमारा तो सवाल दूसरा है कि पूरे योगी जी के नेतृत्व में जो उत्तर प्रदेश में सरकार चली है वो सरकार फेल हो गई है। वो महंगाई को रोक नहीं पाई, वो ठोको राजनीति करने लगे, ठोको कानून व्यवस्था खत्म कर दिया। इन्होंने कहा कि अदालतें बंद हो जाए, जो कुछ फैसला करेंगे हम ही करेंगे। ये गुंडा प्रवृत्ति की बात हुई है और योगी आदित्यनाथ जी ने अपने ऊपर से क्राइम के मुकदमे हटाए हैं। ये सवाल उठना चाहिए। कोई कहां से लड़ता है उस पार्टी का फैसला है, उस पर हमको कोई एतराज नहीं है। जिसको जहां से लड़ा चाहे लड़ाओ, हम उस पर क्यों बोलेंगे? क्या सवाल उठाएंगे हम उस पर? इस पर जो सवाल उठाते हैं वो कमजोर लोग सवाल उठाते हैं कि योगी क्यों हाथ क्यों खड़ा कर दिया, फला को फला कर दिया। ये तो पार्टियां अपने हिसाब से कंटेंट उतारती हैं, लेकिन सवाल इस बात का है जिसके नाम से अब चुनाव लड़ा जा रहा है, योगी आदित्य के नाम, जी के नाम से चुनाव लड़ा जा रहा है, तो योगी आदित्यनाथ जी ने काम क्या किया है? काम तो बताइए। काम में आप जीरो है। काम में आप ठोको राजनीति में आ गए। आपने कहा सरकार फेल हो गई है, काम में जीरो है। 500 ब्राह्मणों को इनकाउंटर कर दिया, 500 ब्राह्मणों की हत्या कर दी, खुशी दुबे के जेल में रखा हुआ है, किसानों को खाद जिससे चढ़ाई। समस्या महंगाई है, समस्या पेट्रोल का दाम है, किसान है, समस्या पर चुनाव होगा। अच्छा ठीक है, आपके दोनों का जवाब देने के लिए बीजेपी से गढ़ साहब हैं, मैं उनसे जवाब ले लेता हूं। पहले डॉक्टर अजीज खान ने जो कहा कि अभी उनको लग रहा है कि अभी और टिकट कटेंगे। अभी आज भले आपने बहुत सारे सिटिंग एमएलए को दोबारा रिपीट किया है, लेकिन वो अब अखिलेश जी ने कह दिया बीजेपी से हम और लोग लेंगे नहीं। मेरे से पूछ रहे हैं? जी हाँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट फेल हो गई। अच्छा ये बताइए कि ये 23 हमारी शुगर मिले 20 चड्डा को किसने बेची और क्या कारण है कि योगी जी ने वो अगर चीजें वापस ले ली उनसे और उन्हें चला करके किसानों को गन्ना खरीदना शुरू कर दिया, तो माननीय खान साहब, दोनों खान साहब को पूछ रहा हूँ कि ये मैंने कानूनी काम कराएंगे या गैर कानूनी काम कराएंगे? ये किसानों के हित में कराएंगे या किसानों के विरोध में कराएंगे? आज के जमाने में 8 लाख टन भूला जाता था और हमारे यहाँ सरकार ने पहले ही 15 दिन के अंदर जब की शुरुआत करी और हर किसान को जो पेमेंट करा तो 8 लाख टन गेहूं की खरीद करने वाले 52 लाख टन की गेहूं की खरीद करने वाले को फेल बता रहे हैं। कौन सी चड्डा तुम्हारे शहर के थे चलेगा? आज डबल इंजन हो गई है हमारे एक्साइज डिपार्टमेंट की, अपनी अलग अलग जगहों पर काम हुए हैं। हमारे यहाँ सिंचाई विभाग के अंदर, हमारे यहाँ एनएम के अंदर कौन सा विभाग ऐसा है कि जहाँ पर इनकम नहीं बढ़ी है? अगर कोई अपराधी पुलिस पर गोली चलाएगा, गोली चलाएगा, तो ये बात हम स्वीकार करते हैं कि हम उसे रोकेंगे भी और इसके अंदर यदि वो पुलिस पर गोली चलाएगा हम आपके यहाँ सहमत नहीं है कि अपराधियों को संरक्षण दिया जाए। ठीक है, गर्ग साहब, ये खान साहब ये पूछ रहे हैं, इन्होंने कहा आपकी पार्टी ब्राह्मण विरोधी है, आपकी पार्टी को ब्राह्मण विरोधी कह रहे हैं। अल्लाह ताला ने एक बरकत बख्शी है, ट्रेनिंग क्यों नहीं बर्खास्त हुआ अभी तक?
जो थारजीब के साथ उसका बेटा बराबर टेनी कहते रहे कि हम भी उसके साथ थे, क्यों नहीं हटाया उसको? क्यों नहीं बताएंगे आप? गन्ना किसानों का भुगतान आपने नहीं किया, गन्ना किसानों का काम आपने नहीं बढ़ाया, गन्ना 600 से 700 किसान शहादत हो गई। ठीक है खान साहब, खान साहब, ये की बात पूरी नहीं हुई थी एक्चुअली। आप सब वीडियो लिंक पे है ना, तो अगर एक एक करके बात करेंगे तभी आवाज आती नहीं, तो सबकी आवाज दब जाती है। गर्ग साहब जवाब दीजिए इनकी बात। हाँ ठीक है, वो आपकी बात का जवाब दे रहा हूं मैं, आपकी बात का बोलिए। बोलूं जी? जी हाँ बोलिए। ये बताइए, अभी तो ये कह रहे हैं कि अदालत बंद हो, अदालत को काम नहीं करने दिया जाता। अरे कौन सी अदालत ने कहा है कि ट्रेनिंग की गलती है या ट्रेनिंग के लड़के की गलती है तो जेल के अंदर है? एक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कमेटी बनाई गई, एक कमेटी जो बनाई गई उसमें रिकमेंडेशन की है, उनका पालन किया गया है। गृह मंत्री का लड़का जेल में है कि प्रतिष्ठा करता है, और आप ये कह रहे हो कि कोर्ट की, कभी तो कहते हैं कि कोर्ट की जो है आप अवहेलना करें, कभी कह रहे हो कि कोर्ट को बात क्यों नहीं मान रहे हैं। ठीक है। अब बताओ, हम बात करने को समझ नहीं आ रही है कि नहीं हम न्याय के साथ चल रहे हैं। आपके लिए भी उसके दरवाजे खुले हुए हैं कानून के लिए, यदि कोई गैर कानूनी कानून है तो आप आगे को देंगे। ऐसे उत्तर बताइए, जब मैं आपसे सवाल करना शुरू करता हूँ तो उससे जवाब के बदले में अब दूसरी बात करने लगते हैं। अबे तो हमको बहुत जूनियर लोग हैं, तो कैसे बना जी ठीक है। आप उतने सीनियर लोग हैं। मैंने आपसे पूछा 52 लाख आपने क्यों चोरी खरीदा, क्या हमने ये अच्छा काम करा या बुरा करा? आपने जवाब नहीं दिया। हमने ये कहा कि आपके मेडिकल कॉलेज आपके टाइम पे क्यों निकले, मुझे आपने जवाब नहीं दिया। आप ये बताइए कि हमारे यहाँ 24 घंटा बिजली क्यों आती है, आपके गाँव पे क्यों नहीं आती है? आपने जवाब नहीं दिया। आपने स्कूलों की दशा क्यों नहीं सुधारी, आपने जवाब नहीं दिया। सीएससी पीएससी और हमारे जिला अस्पतालों के अंदर अब हमारे दवाई मिलती है, आपने जवाब। गर्ग साहब मैं उत्तर ले लेता हूं, ठीक है आपकी बात का भी, आपने इनकी बात का जवाब दिया। अजीज साहब मैं एक मिनट में आ रहा हूं, क्योंकि जो विषय ये टेनी परिवार वाला उठाया था डॉक्टर खान ने, इसलिए मैं इनका एक उत्तर ले लूं जी। उनका कहना है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा जेल में, इससे बड़ा और क्या सबूत चाहिए कि अदालतें और कानून व्यवस्था अपना काम कर रही है? एमएच खान साहब सवाल किससे? आपसे ही। नहीं जी, मैं कह रहा हूं कि टेनी के बेटे को पहले तो ये भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल मना कर दिया। 8 दिन तक एफआईआर के बाद उसको गिरफ्तार नहीं किया गया, उसको नोटिस चस्पा कर रहे थे। ये कानून व्यवस्था धज्जियां मार रहे थे, कानून चस्पा कर रहे थे 302 के मुलजिम को कि तुम्हारे घर पे 3 नोटिसें चस्पा की गई हैं। वो तो सुप्रीम कोर्ट का आसान मानिए कि सुप्रीम कोर्ट ने मार्चिंग शुरू कर दिया, तब आपने उसको रेड कारपेट पे बिछा के उसको मोहन चाइना की उस पर चाय पिला रहे थे आप उसमें। आज भी वो वीआईपी ट्रीटमेंट पा रहा है जेल के अंदर, और 120 बी का मुलजिम बनाया गया टेनी को, क्यों नहीं बर्खास्त किया आपने? आप 8 दिन के बाद आप लोगों को शर्म भी नहीं आती है? केंद्रीय मंत्री का नाम नहीं है चार्जशीट में खान साहब, केंद्रीय मंत्री का नाम थोड़ी है कि कब उसको पकड़ा गया। मैं कह रहा हूं आपकी तरफ से जो सवाल हो रहा है वो ठीक है, लेकिन उनका कहना कानूनी रूप से केंद्रीय मंत्री पे कोई आरोप नहीं है। नहीं 120 बी का मुलजिम थे, केंद्रीय मंत्री नहीं है, केंद्रीय मंत्री पे नहीं है, 120 बी के मुलजिम है, केंद्रीय मंत्री पे नहीं है खान साहब, आप चेक कर लीजिए, नहीं है। 120 बी के मुलजिम थे। कह रहा हूं नहीं है, मैं जानकारी पे कह रहा हूं, मैं जानकारी के साथ कह रहा हूं आपसे, नहीं है, नहीं है। आप इनसे नैतिकता पे सवाल पूछ सकते हैं, नैतिकता पे आप इनसे सवाल पूछे कि भाई क्या नैतिक अधिकार रह जाता है, लेकिन जो फैक्ट है वो फैक्ट है कि उनके ऊपर पुलिस ने नहीं किया है सर, चार्जशीट में नाम नहीं है। तो क्यों नहीं मुलजिम है वो? सर मैं तो जो पुलिस की कार्रवाई है वो आपको बता रहा हूं, जो कोर्ट में जो मुकदमा चल रहा है, अब जो चार्जशीट फाइल हुआ है, मैं तो आपको उसकी वस्तुस्थिति बता रहा हूं। का बयान है, सौरभ जी सुन लीजिए प्लीज, मेरी बात सुन लीजिए। सौरभ जी, टेनी जी का जो बयान है, उन्होंने कहा कि मैं और मेरा बेटा जहां जहां वो था वहां हम लोग साथ में थे। तो इसका मतलब क्या हुआ? नहीं, आप उनके बयानों पर जो मर्जी पूछिए इनसे, बिल्कुल ठीक है, आपका हक है, आप बयान पे पूछे, आप कहिए कि इनको मॉरल राइट नहीं रह गया, वो सब बातें आप कर सकते हैं, फैक्चुअल बातें उन्होंने करेक्ट की। एक सेकंड डॉक्टर अजीज बोले, फिर गर्ग साहब मैं आ रहा हूं। डॉक्टर अजीज देखिए, मैं दोनों लोगों की बात बड़ी गंभीरता से सौरभ भाई सुन रहा था, मुझे कुछ वक्त दे दीजिए, मैंने बहुत बर्दाश्त किया है। देखिए, अभी टेनी की बात बार-बार हो रही थी साहब। देखिए, ये तो सच है कि टेनी का नाम एफआईआर में था, एक बात आप समझिए। बाद में जब चार्जशीट आई है तो दबाव में चार्जशीट से नाम निकाल दिया गया है, पूछताछ तक नहीं किया गया दबाव में, क्योंकि गृह मंत्री है, उनके अंडर में सारी चीजें आती है, पूछताछ तक नहीं किया गया। और वही टेनी के जो साहबजादे हैं, 8 दिन तक उनसे पूछताछ नहीं किया गया था। सौरभ भाई ये बिल्कुल सच है, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। एक बात मैं उसमें बहुत जानना नहीं चाहता हूं। देखिए, किसानों को इन्होंने कुचला है, किसान इसका जवाब देगा। उत्तर प्रदेश का किसान जो है पूरी तरह से मन में बैठा लिया है उसने कि हमको कुचला और हमें न्याय नहीं मिला। एक बात हम दूसरी बात करना चाह रहे थे, हम 2-3 बातें अभी सब कोरोना की बातें आई, किसान की बातें आई, हमने देखा गन्ना। ठीक है, गन्ना भुगतान आज भी 12,500 12,500 करोड़ रुपया अभी भी बकाया है। एक बात आप समझिए, उसको डिनाई नहीं कर सकते आप। हम 2-3 बातें जो ये तो ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब ये कहते हैं कि हमने गन्ने का इतना भुगतान किया है जितना पिछली दोनों सरकारों ने मिलकर नहीं किया। अरे भाई 5 साल में उन्होंने किया होगा, 5 साल के सारे भुगतान को जोड़ लिया होगा, लगा होगा कि 1 साल में कर दिया। वो छोड़िए आप सर, वो झूठ बोलने कोई फायदा नहीं। हम कानून व्यवस्था की बात करना चाह रहे थे। देखिए, अभी टेनी की बात आई, उसके दूसरे उसी से काउंटर आप देख लें। कुलदीप सिंह सेंगर को 8 महीने उनके खिलाफ एफआईआर नहीं दर्ज हुआ था, इतना बड़ा अपराधी 8 महीने नहीं दर्ज हुआ। जब सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया तब कहीं ना कहीं एफआईआर दर्ज हुआ। सौरभ भाई बात समझिए। दूसरी बात देखिए, स्वामी चिन्मयानंद माननीय मुख्यमंत्री महोदय लगातार बचाते रहे, कहां आप डिनाई करेंगे? आप देखिए ना इस बात को। इंस्पेक्टर सुबोध कुमार के जो मॉब लिंचिंग करते हैं, इनके अपने संगठन के लोग ये फूलमाला उनको पहना रहे थे, कहां डिनाई करेंगे? हाथरस की बेटी वाला वाकया तो लगातार चर्चा में है। सारी बातें नहीं जो आप कह रहे हैं, सारी विषय हुए, ये तो इसको तो कोई नकार नहीं सकता, लेकिन आपने जब टिकट निकाले अभी, उस पर ये बोले सर्वेश सिंह यादव जो पहली महिला अध्यक्ष बार काउंसिल की, उसको उसकी हत्या कर दी गई। अब देखिए इस बात को, आपके टिकट वितरण पर इनकी तरफ से ये बयान था, और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी का बयान था ऑन रिकॉर्ड कि दंगाइयों को, बलवाइयों को, पलायन करवाने वालों को फिर से टिकट दिया है समाजवादी पार्टी ने। देखिए, आपने देखा चेहरा बेनकाब हो गया जब देख रहे हैं कि हुकुम सिंह के बेटी को बचाना है। कई बार वो चुनाव लड़ी, नहीं जीती,
तो आज हमारे विधायक को किस कदर गिरफ्तार किया गया? ये बदले की राजनीति देख रहे हैं आप सौरभ जी? ठीक है। बदले की राजनीति देख लिया, गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। लेकिन जनता इस बात को समझ रही है कि आप कितना भी प्रताड़ित करोगे, कितना भी आप दबाओगे, हम दबने वाले हमने तो ये देखा खान साहब, वैसे मैं कहूं चुनाव में कि चुनाव से पहले अगर कोई कैंडिडेट मान लीजिए उसका कोई आधार है और उस पर ऐसी कोई कार्रवाई हो जाती है तो सहानुभूति का वोट भी मिल जाता है। आप इस पर एतराज जता रहे हैं? आपको तो खुश होना चाहिए कि आपके विधायक को गिरफ्तार कर लिया उन्होंने। सर सहानुभूति नहीं है। अभी देखिए थोड़े दिन पहले भी मौर्य जी के खिलाफ एक वारंट, कई साल पहले का वारंट अभी जारी हुआ। ठीक है। देखिए ये बीजेपी का चेहरा देखिए, किस तरीके के आईटी के रेड हुए हमारे नेताओं के ऊपर। मैं जरा ये नाहिद हसन साहब वाले मामले पर मैं उत्तर ले लेता हूं इनसे। नाहिद हसन कैराना से सिटिंग एमएलए हैं और उनके ऊपर कुछ मुकदमे थे, उस पर आज उनको यूपी की पुलिस ने गिरफ्तार किया। गर्ग साहब उस पर आपत्ति जता रहे हैं कि मृगांका सिंह जी को बचाने के लिए यह कार्रवाई की गई है। देखिए, मैं सबसे पहले बात को वहां से ले जाकर शुरू करना चाहूंगा जैसे ये शुरू हुई। इन्होंने किसानों की बात कही तो मैंने 3 सवाल किए। ये बार-बार हर जगह टेनी साहब को बुलाते हैं। अरे भी टेनी साहब का डिस्कशन हो चुका है। आपको तो कहना है, आपने कह दिया जो मुझे कहना था मैंने कह दिया, अब फैसला जनता पे छोड़ दीजिए। और एक सवाल का जवाब मेरे को आप दे नहीं रहे। मैंने पूछा कि 23 शुगर मिले हैं, कौन सी जगह को आपने बेची? अरे किसने बेची? इनमें से किस पर आरोप है आपका? इन दोनों में से किस पर आरोप? आपसे जानना चाहता था हुजूर, मैं ये भी जानना चाहता था कि आपके समय में 8 लाख टन गेहूं खरीदा जाता था, हमने 52 लाख टन गेहूं खरीदा, फर्क तो उनका है। आप इतना कम गेहूं क्यों खरीदते थे उनको? इसके बारे में आपने कोई जवाब नहीं दिया। आपने 15 साल तक कौन सी जगह को अकेले को शराब का ठेका दिया पूरे उत्तर प्रदेश में? उसके ठेके उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार योगी हटा करके हमारे एक्साइज डिपार्टमेंट की गठन करी। तो वो जो जबरदस्ती आपने एक किलोमीटर आप ठेके देते थे, तो उसके पीछे आपकी क्या मजबूरी थी? आपको यही पता था कि बदल रही है। तो इन 3 सवालों के जवाब आप दे देंगे और आपने मुझसे मिलकर भी ठेका नहीं दे रखा था।